हाय, माई सेल्फ देवेश मिश्रा एंड यूर वॉचिंग चैनल एक्सप्लेन। चलिए जी शुरू करते हैं फिर आज एक और नया लेक्चर। जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है, बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के जो 8th सेमेस्टर के बच्चे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, इनके लिए हम स्पेशल सीरीज बना रहे हैं, एक एक करके बुक्स कंप्लीट करवा रहे हैं। आज हमने शुरू कर रखी है जो बुक, उसका नाम है एडवांस बिजनेस रिसर्च, और इस बुक का आज हम करवाने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4 यानी चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, इस बुक में टोटल 5 चैप्टर है, यानी कि जो लास्ट चैप्टर है उसकी वीडियो कल आ जाएगी और आपकी बुक खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये तीसरी बुक है जो मैं आपकी कंप्लीट करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं ऑलरेडी 2 बुक कंप्लीट करा चुका हूँ, इकोनॉमी ऑफ भारत और एक और बुक है। और अगर आपने वो सब नहीं देखी तो जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस वीडियो के जो पहले वाले लेक्चर्स है, यानी पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर, उनका लिंक डाल दिया है, प्लेलिस्ट डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। वहां से जाकर आप पूरी प्लेलिस्ट देख लेना और वहां पर डिस्क्रिप्शन में जाके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सारे चैप्टर्स वाइज लिंक मिल जाएंगे। समझ में आया? और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी भी बच्चे को इस सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हैं, अगर आपको नोट्स हैंड रिटन वगैरह नहीं बनाने आ रहे, समझ में कैसे बनाने हैं, तो नोट्स हमने बना रखे हैं। नोट्स का मिनिमम प्राइस है 150 रुपीज, 150 रुपए के आसपास नोट्स मिलेंगे। परचेज कैसे करना है उसके लिए आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा व्हाट्सएप नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है नीचे, और आपको बोर्ड पे भी मैंने लिख दिया है। इस नंबर पे जाके आप मैसेज करना व्हाट्सएप पे, कॉल नहीं, सिर्फ मैसेज करना भाई। व्हाट्सएप पे लिख देना कि सर हमको नोट्स परचेज करने हैं, सब्जेक्ट का नाम लिख दो बस वहां पे, और आपको प्रिंट, आपको जो सॉफ्ट कॉपी नोट्स है वो मिल जाएंगे। ठीक है, वहां से जाके आप बाय कर लेना। और जो बच्चे नहीं बाय कर पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो हैंड रिटन बना लेना। यहाँ पे मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये सारी चीजें आपको उसमें एक्सप्लेन करके मिल जाएगी। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं फिर आज का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है फैक्टर एनालिसिस। चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे कि जब डेटा को मेजर किया जाता है तो उसके कौन कौन से टूल्स होते हैं। वो स्टैटिस्टिकल टूल्स हम पढ़ने वाले हैं जिनसे आप अपने फैक्टर्स को एनालिसिस करते हैं, अपने डेटा को एक्यूरेट मेजर कर पाते हैं। वो सारी चीजें आती हैं फैक्टर एनालिसिस में। चैप्टर 4 हमें पढ़ाएगा कि फैक्टर एनालिसिस क्या है, फैक्टर को कैसे मेजर किया जाता है, फैक्टर अगर मेजरमेंट में कुछ एरर आ जाती है, गलतियां आ जाती है तो वो कैसी होती हैं, कितने टाइप की होती है, ये सारा कुछ आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ डेटा, यानी कि किस तरीके की जरूरत पड़ती है, मेजरमेंट ऑफ डेटा का इंपॉर्टेंस क्या है, रिसर्च के अंदर क्यों डेटा जो है इंपॉर्टेंट है, क्यों उसकी जरूरत पड़ती है। सबसे पहले क्या लिखा है, देखो आपको यहां पर लिखा है क्या करना है, रिसर्च। ठीक है, कह रहा है मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, यानी आप अर्थ बताओ और हमें महत्व बताओ, इंपॉर्टेंस क्या है मेजरमेंट की रिसर्च में। आप कोई भी रिसर्च करने जा रहे हो, कोई भी एक पर्टिकुलर फील्ड में जा रहे हो, तब उसकी मेजरमेंट बिना किए रिसर्च को नहीं कर सकते ना। रिसर्च एक इसेंशियल पार्ट है। रिसर्च क्या है, एक सोफिस्टिकेटेड पार्ट है जो कि हर चीज में पहले आता है। अब यहाँ पे रिसर्च में लिखा है, रिसर्च एक फंडामेंटल प्रोसेस है। जब आप किसी भी चीज का डेटा ऑब्जर्व करते हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव्स हो या सब्जेक्टिव्स हो, या फिर आप उसके इंडिविजुअल्स के बारे में रिसर्च कर रहे हो, या आप सोसाइटी के बारे में कुछ रिसर्च कर रहे हो, किसी भी चीज को आप रिसर्च करते हो, सबसे पहला रूल यही है कि आपको डेटा प्री डिफाइंड रूल्स पे मेजर करना पड़ेगा। यानी सबसे पहला रूल यही है कि आपको डेटा को मेजरमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मुझे 50 ऐसे लोगों का डेटा चाहिए जो दारू पीते हैं, या मैंने बोला मुझे 50 ऐसे बच्चों का डेटा चाहिए जिनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसके लिए आपको सबसे पहले मेजर करना पड़ेगा। आप क्या मेजर करोगे कि आपको ऐसे बच्चे कहाँ मिल सकते हैं। आपको ऐसे बच्चे, अगर मान लो आप दिल्ली में रहते हो तो आप ये थोड़ी कलकत्ता चले जाओगे, दिल्ली में भी हो सकता है मिल जाए। आपको क्या करना है, मेजरमेंट करना है, आपको प्लानिंग बनानी है कि ज्यादा अच्छा कहाँ डेटा मिल सकता है, किस जगह पे जाऊं। आप मेजर करोगे कि मैं हॉस्पिटल जाऊं, स्कूल जाऊं, किस जगह पे जाऊं जहां मेरे को 50 ऐसे लोग मिल जाए आराम से जहां ओ पॉजिटिव हो। ठीक है, तो ये सारा काम जो है, प्लानिंग जो है, ये सारा मेजरमेंट जो है, ये इंपॉर्टेंस है किसी भी डेटा की। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है इसके इंपॉर्टेंस क्या है। पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर आप किसी भी चीज को मेजर करके काम करते हो तो वो जो काम है वो क्लैरिटी से और एक्यूरेसी से होता है। दूसरा लिखा है कि उसमें कंसिस्टेंसी होती है, और दूसरा कंपेरेबिलिटी होती है, यानी कि उसमें एक अच्छी तरीके से आप देख सकते हो स्थिरता होती है डेटा में। वो डेटा ऐसा नहीं होता कि कहीं से भी उठा लिया और उसको छाप दिया। वो डेटा अगर आप मेजर करके लाए हो, कहीं से ढूंढ के लाए हो, फाइंड करके लाए हो, तो उसमें आपने मेहनत करी है, हार्डवर्क करा है, तो वो डेटा एक्यूरेट होगा। ठीक है, फिर आगे लिखा है
यहाँ पर आपकी जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है वो भी एक्यूरेसी से हो जाती है। हाइपोथेसिस में मैंने आपको चैप्टर 1 पढ़ाया था, जिसमें मैंने बताया था नल और अल्टरनेट दो हाइपोथेसिस होती है। हाइपोथेसिस बताती है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, ठीक है, जो एज्यूम करती है, ठीक है, इस चीज पे। फिर इसके अंदर आपकी जो डेटा है वो अगर मेजर्ड होती है तो उसमें ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो सकती है, यानी हम अपने हिसाब से कुछ ऑब्जेक्टिविटी लगा सकते हैं। फिर आता है डेटा की रिलायबिलिटी इनहेंस हो जाती है और वैलिडिटी इनहेंस हो जाती है। रिलायबिलिटी मतलब होता है विश्वसनीयता, यानी आप किसी चीज पर कितना ज्यादा विश्वास कर पा रहे हो उसको रिलायबिलिटी बोला जाता है। और वैलिडिटी होता है उस डेटा का एक फिक्स टाइम पीरियड, कब तक ये वैलिड है, उसकी वैधता कब तक है, वो कितने दिनों तक के लिए डेटा जो है वो एक्यूरेट रहेगा, तो वो होती है उसकी वैलिडिटी। तो ये दोनों चीजें मेजर डेटा में सबसे अच्छी होती है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ओवरव्यू ऑफ मल्टीवेरिएटेड एनालिसिस। मल्टीवेरिएटेड का हमने पूरा चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है पूरी प्लेलिस्ट का, जाके चैप्टर 3 पढ़ लेना। मल्टीवेरिएटेड उसमें बताया गया है पूरा डिटेल में, ठीक है। मल्टीवेरिएटेड का मैं छोटा सा बता देता हूँ होता क्या है। मल्टीवेरिएटेड आपके एक्स फैक्टर और वाई फैक्टर्स जो होते हैं उनके बीच का रिलेशन बताता है। एक होता है एक्स फैक्टर जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक होता है वाई फैक्टर जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। दोनों के बीच का इंटर रिलेशन बताता है कि जब एक्स फैक्टर में कुछ हुआ तो उसकी वजह से वाई फैक्टर कैसा इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये रिलेशन बताता है मल्टीवेरिएट डेटा, ठीक है। और मल्टीवेरिएट डेटा में एक्स फैक्टर जो है वो एक नहीं होते, उससे ज्यादा होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा एक्स फैक्टर होते हैं, और वाई फैक्टर जो है वो प्रिडिक्शन में एक आता है, ठीक है। और डिटेल में समझना है तो उसके लिए आप जाके प्रीवियस लेक्चर पढ़ सकते हो। फिर आगे लिखा है नीड फॉर डेटा रिडक्शन टेक्निक्स। हमने देखा कि जो डेटा है वो हमारे देश में बहुत सारा है। जैसे मैंने बोला कि मुझे ऐसे 50 लोगों का डेटा चाहिए जिनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। अब यहाँ दुनिया में तो बतेरे लोग हैं, इतने ज्यादा लोग हैं कि मैं ढूंढता ढूंढता थक जाऊंगा। अब यहाँ पर क्या है, उस डेटा को आपको रिड्यूस करना है, आपका डेटा रिडक्शन होना चाहिए, यानी कि जो डेटा है उसमें से आपको वही लोग छांटने हैं जिनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव हो, या जैसे मैंने ओ नेगेटिव बोला है तो ओ नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। इतने जो लोग हैं, इतनी पॉपुलेशन आपको नहीं चाहिए, आप सिर्फ उन्हीं लोगों से डेटा कलेक्ट करेंगे जिनका ब्लड ग्रुप वही है जो मुझे चाहिए, ठीक है। तो डेटा रिडक्शन हो जाता है। और इसके बाद लिखा है आगे हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड मेजरमेंट एरर। 3 टॉपिक हैं, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, मेजरमेंट एरर। ये तीनों चीजें क्या होती हैं एक एक करके समझेंगे लाइन से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होता है भाई? रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता, यानी कि अगर मैं किसी पे कुछ विश्वास कर रहा हूं, मैं कुछ आंख बंद करके किसी पे ट्रस्ट कर रहा हूं, तो वो क्या है, रिलायबल है, वो मेरे लिए रिलायबल है कि मैं उस पर आंख बंद करके विश्वास कर सकता हूं। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं गया अपना वेट तुलवाने, क्या करने गया, वेट तुलवाने। मैं वेटिंग मशीन पे जाके खड़ा हो गया। जब मैं वेटिंग मशीन पे जाके खड़ा हुआ तब मेरा वेट आया मान लो 60 किलो, 60 kg, ठीक है। मैंने वेट तुलवाया और वेटिंग मशीन ने मेरा वेट बताया 60 किलो। मैं अगले दिन फिर गया वेट तुलवाने। जब मैं अगले दिन फिर गया तो मेरा फिर वेट आया 60 kg, ठीक है। मैं ठीक है खुश। मैं तीसरे दिन फिर गया वेट तुलवाने और मेरा वेट आया 60 kg। मेरा वेट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना। यानी कि मैं उस मशीन पे विश्वास कर सकता हूं। वो मशीन जो है वो रिलायबल है, वो विश्वसनीय है कि वो जो डेटा दे रही है ये एक्यूरेट दे रही है। जब भी मैं वेट तुलवाता हूं मेरा वेट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। और बात आता है इनरिलेवेंट क्या होता है। इनरिलेवेंट का मतलब होता है एक ऐसी मशीन जिसपे मैं वेट तुलवा रहा हूं, जब मैं वेट तुलवाता हूं पहले दिन आता है 60 kg, दूसरे दिन वो बताती है 58 kg, तीसरे दिन बताती है 75 किलो। अगर कोई मशीन, वेटिंग मशीन ऐसा डेटा दे रही है मेरे को, रोज अलग दे रही है हर एक दिन बाद, क्या मैं इस मशीन पे विश्वास कर पाऊंगा? नहीं ना। मेरे को लगेगा ना कि भाई मशीन में कुछ गड़बड़ी है, ये मेरा डेटा क्या कर रही है, रोज चेंज कर रही है, ठीक है, एक्यूरेट नहीं दे रही, तो इसीलिए मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता, मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता। ये क्या है, ये इनएक्यूरेट होती है। और ये एक्यूरेट जो होती है उसको हम बोलते हैं रिलायबिलिटी, यानी कोई ऐसी चीज जिस पर मैं आंख बंद करके विश्वास कर सकूं और वो रिलायबल है। समझ में आया? सुनो अब हम बात कर लेते हैं वैलिडिटी क्या होती है। देखो रिलायबिलिटी का अगर आपको एक एग्जांपल से नहीं समझ आया तो मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको। आपने कभी भी शुगर टेस्ट करवाया? शुगर टेस्ट करवाने की एक छोटी सी मशीन होती है, वो हाथ पे ना से पिन से चुभोते हैं और उससे मशीन में कैलकुलेट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कितना आपका शुगर आ रहा है, 120 है, 140 है, 150 है। मान लो मैंने एक हाथ पे ऐसे पिन करवा के और वो शुगर टेस्ट कराया मशीन से। मेरा शुगर टेस्ट में पता चला कि मेरा जो शुगर है वो आज आया है 135, 135 आ रहा है, ठीक। मैंने बोला नॉर्मल है, खाना खा के गया था। फिर उसके बाद मैंने अगले दिन जब शुगर टेस्ट कराया, या मैंने अगले दिन छोड़ो, मैंने उसी दिन शुगर टेस्ट कराया, उसी टाइम उसी वक्त पे शुगर टेस्ट कराया,
दूसरे हाथ के देखे, जब मैंने दूसरे हाथ का शुगर टेस्ट कराया तब मेरा शुगर आ रहा है 150। फिर मैं कंफ्यूज हो गया, भाई एक हाथ का अभी टेस्ट कराया 135 और अभी तुरंत मैंने दूसरे हाथ से दिया खून अपना तो 150 आ रहा है। फिर मैंने एक बार और करवाया, मैंने सोचा तीसरी बार करवाता हूँ, मेरे को पता चल जाएगा कि एक्यूरेट कौन सा है, ठीक है। मैंने सोचा इन दोनों में से कोई एक आएगा। फिर तीसरी बार कराया तो 210 आ रहा है। तो अब मेरे को समझ आया कि एक्यूरेसी की कमी है मशीन में, यानी जो मशीन है वो रिलायबल नहीं है। अब मुझे कहीं और से कराना पड़ेगा कि इसकी मशीन जो है वो गलत बता रही है, बार बार क्या कर रही है, डेटा को चेंज कर रही है, कभी बताती है 135, कभी 150, कभी 210, ठीक है। रिलायबिलिटी समझ में आ रहा है। उसके बाद अगर मैं दूसरी दुकान पे गया शुगर टेस्ट कराने, उसकी मशीन ने मेरे को बताया पहली बार आया 135, दूसरी बार आया 136 और तीसरी बार आया 135। तब मुझे समझ आ रहा है कि हाँ इसकी मशीन थोड़ी पहले वाले से ठीक है, क्योंकि इसका डेटा इसके बीच में ही टिका है, 135 और 36 के बीच में आ रहा है लम्स, ठीक है। तो ये रिलायबल है। रिलायबल वो चीजें होती हैं या वो डेटा होता है जिस पर आप विश्वास कर सको, इतना से समझ लो, वो रिलायबिलिटी होती है। समझ में आया बस। उसके बाद लिखा अगला पॉइंट, वैलिडिटी क्या होता है भैया। वैलिडिटी को आगे पढ़ेंगे, पहले रिलायबिलिटी के नीचे टाइप्स पढ़ा दूं। चलिए, कह रहा है रिलायबिलिटी के 4 टाइप्स होते हैं। पहला है टेस्ट रीटेस्ट, टेस्ट एंड रीटेस्ट। देखो जैसे मैंने क्या करा, मैंने पहले टेस्ट करवाया शुगर, या मैंने पहले टेस्ट कराया वेट। मैंने जब पहले वेट टेस्ट कराया तब मेरा वेट कितना आया, 60। वेट टेस्ट हो गया, 60 किलो आया। फिर मेरे को लगा कि यार मशीन हो सकता है गलत बता रही हो, मैंने एक बार और टेस्ट कराया। जब मैंने दूसरी बार टेस्ट कराया तब मेरा वेट कितना आया, 60। मैंने टेस्ट कराया, पहले बार जब कराया उसको बोलूंगा टेस्ट, उसी सेम टाइम पे सेम प्लेस पे जब मैं दूसरी बार टेस्ट करा रहा हूं उसको बोलूंगा रीटेस्ट, यानी टेस्ट और रीटेस्ट। जब मैं टेस्ट और रीटेस्ट कराता हूं, 2 बार करा रहा हूं सेम चीज पे सेम प्लेस पे, उसको बोला जाता है आप डेटा चेक कर रहे हो कि आपका डेटा रिलायबल है नहीं है। मैंने दोनों बार जब शुगर टेस्ट कराया, वेट टेस्ट कराया, दोनों बार सेम आ रहा है। जब दोनों बार चीजें सेम आती है, 2 टेस्ट करने के बाद चीजें सेम आ रही है, तब उसको रिलायबल कहा जाता है। ये एक रिलायबिलिटी कॉन्सेप्ट है, टेस्ट एंड रीटेस्ट। समझ आ गया। इसको शुगर में भी अप्लाई कर देते हैं। चलो, कह रहा है पहली बार शुगर टेस्ट कराया 135, दूसरी बार कराया फिर 136 आ रहा है। यानी मैंने देखा कि मशीन में थोड़ी सी गड़बड़ ग्लिचेस हो जाती है, मगर इतना एक्यूरेट तो दे ही दी है। 135-36 अंदाजा लग गया कि मेरा शुगर 135 के अराउंड ही है, ठीक है। ये क्या है, टेस्ट, और दूसरी बार कराया तो रीटेस्ट। समझ में आया। अगला आता है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। क्या होती है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी? यानी कि मैंने क्या करा, मैंने एक टेस्ट बनाया, बच्चों के लिए एक टेस्ट बनाया। मैंने उस टेस्ट को डिवाइड कर दिया 2 हाफ पोर्शन में। मैंने टेस्ट बनाया एक, उसके अंदर टोटल मैंने 50 क्वेश्चन डाले, 50 क्वेश्चंस का एक टेस्ट पेपर बनाया, क्वेश्चन पेपर बनाया, ठीक है, आप लोगों के लिए। और उस क्वेश्चन के जो क्वेश्चंस थे उसको मैंने 2 सेट में बदल दिया। एक था सेट ए और एक था सेट बी। सेट ए में मैंने रखे 25 क्वेश्चन, सेट बी में मैंने रखे 25 क्वेश्चन। अब स्प्लिट हाफ का मतलब समझना क्या कह रहा हूं। सेट ए में मैंने 25 क्वेश्चन डाल दिए, सेट बी में मैंने 25 क्वेश्चन डाल दिए। जब मैंने बच्चे को टेस्ट करने के लिए दिया तो बच्चे ने जो सेट ए के 25 क्वेश्चन थे उसको आधे घंटे में सॉल्व कर दिए, और सारे क्वेश्चन जब मैंने चेक किए तब उसके मार्क्स कितने आए, 25 में से 20 नंबर आए उसके। समझ आया। सेट ए के आधे घंटे में टेस्ट हो गया और 20 नंबर वो बच्चा ले रहा है। अब सेट बी की बारी आती है। सेट बी को मैंने सॉल्व करने के लिए दिया तो उसने उसमें लगाए 2 घंटे। कितने? 2 घंटे लिए। एक तो टाइम ज्यादा, ऊपर से जब इसके मार्क्स मैंने चेक करे तब इसके मार्क्स आ रहे हैं कुछ यहाँ पे 10 और 8 के बीच में, 10 और 8 के बीच में। अब मुझे क्या पता चला कि सेट ए जो था वो आसान होगा, सेट बी मुश्किल हो सकता है, या फिर सेट बी के लिए उसने प्रिपरेशन नहीं करी होगी, सेट बी पढ़ा नहीं होगा उसने। यहां से पता चलता है कि इन दोनों के मार्क्स देख के कि एक में 20 आ रहे हैं, एक में 8 आ रहे हैं, या फिर हो सकता है उसने नकल मार ली हो पहले वाले टेस्ट में जो 20 नंबर आ गए और दूसरे टेस्ट में 8 आ रहे हैं उसके, है ना। तो ये भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे रिलायबिलिटी की कमी है, यहाँ पे स्प्लिट रिलायबिलिटी की कमी है। यानी कि जब हम ऐसी चीज का टेस्ट लेते हैं किसी का जिसमें दोनों चीजें अलग अलग आती है, तब रिलायबिलिटी की कमी होती है, विश्वसनीयता की कमी होती है। हम कंपेयर नहीं कर पाते कि कौन सा ठीक है, ये वाला ठीक मानूं या ये वाला ठीक मानूं। पहली बार टेस्ट लिया तो बच्चे ने अच्छा काम किया, दूसरी बार किया तो बहुत वीक परफॉर्मेंस आ रही है, तब यहाँ पे रिलायबिलिटी कमी आ जाती है। फिर उसके लिए दोबारा कोई दूसरा टेस्ट लगाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं स्प्लिट, यानी स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, आधी रिलायबिलिटी। समझ में आया। अगला आता है उसके नीचे इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। इंटरनल कंसिस्टेंसी मतलब होता है आप जिस स्टैटिस्टिकल टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी रिलायबिलिटी चेक करने के लिए, वही टूल जो है, वही जो इंटरनल टूल है उसमें ही इंटरनली कहीं ग्लिच हो सकता है, उसी टूल में ही गड़बड़ी है, आप में गड़बड़ी नहीं है। मान लो मैं वेट मशीन पे खड़ा हुआ, वेट मशीन मेरा वेट दिखा रही है 60 किलो,
मैं आधे घंटे बाद फिर तुलवाने गया तो वेट मशीन दिखा रही है 58 और लास्ट में आधे घंटे बाद फिर गया तो दिखा रही है 75 किलो। इससे क्या पता चलता है कि वेट मशीन में कुछ गड़बड़ है। मेरा वेट आधे घंटे में ऊपर नीचे थोड़ी हो जाएगा, मुझ में थोड़ी कमी है। इंटरनल मतलब यानी आपकी मशीन में ही गड़बड़ी है। उस मशीन में जो आपका कैलकुलेट कर रही है वेट, उसमें कुछ कमी है, जो आपका वेट वो बार बार क्या दिखा रही है, कभी ज्यादा कभी कम। समझ में आया? इसको बोलते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी, यानी उसकी कंसिस्टेंसी में कमी है, हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते, उसकी इंटरनल कंसिस्टेंसी जो है वो ठीक नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। समझ में आ रहा है? अगला पॉइंट आता है पैरेलल फॉर्म्स। पैरेलल फॉर्म्स, पैरेलल फॉर्म्स क्या होते हैं? पैरेलल फॉर्म्स का मतलब होता है, आप एक एग्जांपल से समझो, मैंने कुछ बच्चों का टेस्ट लिया, मैंने टेस्ट लिया तो मैंने इंग्लिश का टेस्ट लिया, मैंने इंग्लिश के टेस्ट में 10 क्वेश्चन डाले। मैंने क्या करा, इंग्लिश के टेस्ट में 10 क्वेश्चन डाले, ठीक है। मैंने क्या करा, इंग्लिश का लिया एक टेस्ट, इंग्लिश का, ठीक है, टेस्ट। इंग्लिश के टेस्ट में मैंने 10 क्वेश्चन डाले और ये रहा क्वेश्चन पेपर। मैंने ना सेम टू सेम 2 क्वेश्चन पेपर तैयार किए, मैंने सेम टू सेम 2 क्वेश्चन पेपर तैयार करे। इसको बोलते हैं पैरेलल। पैरेलल समझ रहे हो? देखो ध्यान से देखो, ये लाइन देख रहे हो और ये लाइन देख रहे हो, क्या ये आपस में इंटरसेक्ट करेगी? कभी सीधा निकल जाएगी, लास्ट में सीधा निकल जाएगी। कभी टच करेगी एक दूसरे को, इंटरसेक्ट करेगी? मैथ में पढ़ा हुआ आपने क्लास 9th में, क्लास 7th में। पैरेलल लाइंस वो लाइंस जो आपस में कभी टच नहीं करती है, ठीक है, बाइसेक्ट नहीं करती है ईच अदर, सीधा निकल जाती है जैसे रेल की पटरी। इसी तरीके से मैंने 2 पैरेलल टेस्ट बनाए, इसको मैंने बोला टेस्ट ए, इसको मैंने बोला टेस्ट बी, ठीक। दोनों में सेम क्वेश्चन डाले, इसमें भी सेम क्वेश्चन डाले, इसमें भी सेम क्वेश्चन डाले। बस पता है मैंने करा क्या, सेम क्वेश्चन डाले मगर मैंने नंबरिंग चेंज कर दी। मैंने क्या करा, इस क्वेश्चन पेपर में मैंने ऐसे नंबरिंग डाली 1 2 3 4 5 ऐसे करके मैंने 10 तक क्वेश्चन डाले लाइन से। अब मैंने इसमें क्या करा, इसमें भी मैंने 10 क्वेश्चन दिए मगर जो 10 क्वेश्चन ए टेस्ट में डाले थे इनको आगे पीछे मैनिपुलेट कर दिया। यानी जो क्वेश्चन नंबर दूसरा था उसको मैंने छठे नंबर पे डाल दिया, जो क्वेश्चन नंबर 5वां था उसको पहले नंबर पे डाल दिया, जो 10वां था उसको दूसरे पे डाल दिया, ऊपर नीचे कर दिया इसके क्वेश्चन, ठीक है। ये ऑर्डर में थे, इसको ऊपर नीचे कर दिया, क्वेश्चन चेंज नहीं किए, क्वेश्चन एज इट इज सेम टू सेम है। फॉर्म टेस्ट जो टेस्ट है वो पूरे पैरेलल है, दोनों टेस्ट सेम है, क्वेश्चन भी सेम है, बस मैंने ऊपर नीचे रैंकिंग कर दी उसकी, एक में लाइन से दे दिया, एक में ऊपर नीचे, उसका सीक्वेंस बदल दिया। और जब मैंने देखा बच्चों ने टेस्ट किया तो बच्चा ए जो है, जो पहला बच्चा था, वो इसमें लाया 10 नंबर और इसमें लाया 5 नंबर। पहले टेस्ट में 10 ला रहा है, दूसरे में 5 ला रहा है, जबकि दोनों टेस्ट क्या है, सेम टू सेम है। तो रिलायबिलिटी की कमी आ जाती है यहाँ पे पता चल जाता है कि पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी की कमी है। यानी यहाँ जब मैं टेस्ट ले रहा हूं और यहाँ पर जो टेस्ट देने वाले हैं इनके अंदर क्या है, पैरेलल नहीं बैठ रहा है, कनेक्शन नहीं बैठ रहा है, रिलायबिलिटी नहीं है। समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं पैरेलल फॉर्म्स। समझ में आ रहा है? इसका एक और एग्जांपल देता हूं आपको, इस तरीके से समझो। एक बॉक्सिंग मैच हो रहा है, एक बॉक्सिंग मैच हो रहा है, ठीक है। बॉक्सिंग मैच कहां करवाऊं, सुनो यहाँ पे करवा दूं। सुनो, एक रिंग है, ये रिंग बना दी मैंने, ठीक है। ये बॉक्सर ए है और ये बॉक्सर बी है, ठीक है। और यहाँ पे 3 जज बैठे हैं, जज ए, जज बी और जज सी, ठीक है। ए बी और सी 3 जजेस बैठे हैं। अब इन दोनों कंटेस्टेंट में मार बॉक्सिंग हो रही है, घुस घुस धड़ धूप धड़, अब इनमें लड़ाई हो रही है। अब इनके जब रिजल्ट आते हैं, इनके मार्क्स चेक करते हैं कि इस बॉक्सिंग मैच में जज जो है वो अपना निर्णय देंगे कि कौन जीता कौन हारा। पहले जो जज हैं वो बोले कि मैं दूंगा इसको 10 में से 9 नंबर। पहले जज ने क्या बोला, 10 में से 9 नंबर। दूसरे जज ने बोला कि मैं दूंगा 10 में से 2 नंबर, 2 नंबर्स। तीसरे जज ने बोला मैं दूंगा 10 में से 10 नंबर। अब आप रिलायबिलिटी देख रहे हो, देख रहे हो, पहला जज 9 दे रहा, दूसरा 10 दे रहा और तीसरा 2 दे रहा है। इनके बीच में आपस में ही कनेक्शन नहीं है, एक पैरेलल हो चुका है ना, अपने बीच में ही एक इंटरलिंक नहीं बन पा रहा, कनेक्शन नहीं, कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा जजेस का। जब जजेस का ही कोऑर्डिनेशन नहीं है तो हमें वो इनको क्या, ये जो लोग हैं ये इनकी बातों पे विश्वास कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि जजेस के डेटा को देख के, इनके मार्क्स को देख के लग ही नहीं रहा कि ये तीनों एक दूसरे की सलाह मशवरे से काम कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि जो पहला जज है वो अच्छे नंबर दे रहा है तो दूसरा कहीं से पी पा के आया है, गुस्से में है, घर से पिट के आया हुआ बीवी से, है ना, या खुन्नस में आया है, इस वजह से वो नंबर काट रहा है इतने सारे। तो इनके बीच में ही कनेक्शन नहीं आ रहा, तो इनके मैं विश्वास कैसे कर सकता हूँ डेटा पे? इसको बोलते हैं पैरेलल। समझ में आया? जब दोनों सेम चीज होती है, जब दोनों पैरेलल चीजें होती हैं, दोनों सेम जजेस हैं और फिर भी उनके जो मार्क्स हैं उनमें रिलायबिलिटी नहीं हो, एक दूसरे में कनेक्शन ही ना हो। मान लो एक 9 दे रहा है तो एक 8 दे दे तो समझ आता है कि दोनों को थोड़ा बहुत पसंद नहीं आया हुआ। एक 10 दे रहा है, एक को तो बहुत अच्छा लग रहा है, एक को अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल 0 दे रहा है।
तो दोनों के कनेक्शन में आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, कि इनका डेटा जो इनका निर्णय है या डिसीजन है जज का वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इसको बोलते हैं रिलायबिलिटी की कमी। समझ में? सुनो, ये थे रिलायबिलिटी के टाइप्स। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। वैलिडिटी के टाइप्स पढ़ाने से पहले आप समझो वैलिडिटी क्या होती है। वैलिडिटी क्या होती है? देखो, मैंने एक डेटा कलेक्ट किया, मैंने उस डेटा को जब कलेक्ट किया उसको मैंने बोला कि इसको मैं 6 महीने तक यूज कर सकता हूं। 6 महीने के बाद ये डेटा एक्सपायर हो जाएगा, मुझे 6 महीने बाद दोबारा डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा। यहां पर बात आ जाती है वैलिडिटी की, यानी कि जो मेरा डेटा है वो कितने टाइम पीरियड के लिए वैलिड है। ठीक है, आपको पता है आपकी बॉडी जो है वो कम से कम 1 मंथ में, 1 महीने में 1 kg जो है ग्रोथ करती है वेट का। हमारी बॉडी 1 महीने में 1 किलो वेट तो बढ़ा ही लेती होगी अप्रोक्स। अगर आप अच्छा हेल्दी खा रहे हो, न्यूट्रिशन खा रहे हो, 1 किलो वेट आराम से बढ़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 30 दिन बहुत होते हैं। ठीक है, अब सुनो, मैंने 1 महीने पहले अपना वेट तुलवाया तो मेरा वेट आया 60 किलो। ठीक है, फिर मैंने 1 महीने बाद अपना वेट तुलवाया, तब मेरा वेट जो था वो आया कितना? 61 kg, 61 किलो। तब मुझे ये समझ आया कि जो मेरा वेट है वो 1 महीने में 1 किलो बढ़ रहा है, और जो लिमिटेड वैलिडिटी है वेट की वो कितनी है? वो हमारी 1 मंथ की है, यानी 1 मंथ बाद मेरा वेट बढ़ जाएगा। ठीक है, या इसको दूसरे एग्जांपल से समझो तो आप इस तरीके से समझो, मैंने एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करने के लिए बोला, और मैंने बोला आप पता करके आओ कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे। मैंने पूछा कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे, आप पता करके आओ। तब जो लोग थे वो गए और पता करके आए। उन्होंने बताया कि भैया हमारे एरिया में 500 ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं पढ़ते। कितने बच्चे? 500 ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं पढ़ते। और डेट क्या है? आज की। उन्होंने 6 मई को, जब मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज ये चेक करके बताया। फिर मैं 10 दिन बाद ये चेक करने गया। मैं 10 दिन के बाद, भाई कुत्ते थोड़ा अगर भौंक रहे हैं तो इग्नोर मानो, सुनो, मैं 10 दिन बाद ये चेक करने गया कि जो हमारा डेटा है वो एक्यूरेट है या नहीं है, जो मेरी टीम डेटा लेके आई है वो एक्यूरेट लाई है या नहीं लाई। तब उसके लिए मैंने क्या करा, मैंने 10 दिन बाद बोला कि मैं खुद जाता हूं और पता करके आता हूं कि कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कितने नहीं जा रहे। जब मैं पता करने गया तो मुझे पता चला कि 350 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते। 150 बच्चों ने स्कूल में नाम लिखवा लिया था, यानी एडमिशन करा लिया था। तो ये जो मेरा डेटा था ये तो गलत हो गया, मैं तो इस पे विश्वास ही नहीं कर सकता। पहले डेटा क्या था? 500 बच्चे स्कूल नहीं जाते, अब 10 दिन बाद ही देख रहा हूं तो 300 नहीं जा पा रहे, 350 नहीं जा पा रहे। तो यहाँ पर 150 का जो गैप आ रहा है, जो एरर आ रही है, जो 150 का मिसमैच आ रहा है, वो कहां से आ रहा है? वो वैलिडिटी की कमी है। यानी जो वैलिडिटी है ये बताती है कि आप एक टाइम पीरियड के दौरान इस डेटा को यूज कर पाते थे। यानी जो 500 बच्चे थे मैं इसको 2-4 दिन के अंदर यूज कर लेता तो कर लेता, मगर 10 दिन बाद कर रहा हूं तो देख रहा हूं डेटा में बहुत बड़ा चेंज आ गया। 350 बच्चे अब ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे। अब मैं इस डेटा को यूज नहीं कर सकता, ये वैलिड नहीं है, इसकी वैधता खत्म हो गई है। ठीक है, आप एक दूध का पैकेट लाते हो, आप ब्रेड लाते हो, तो उस पर भी एक वैलिडिटी लिखी होती है कि आप इतने दिन तक इसको यूज कर सकते हो। उस डेट निकल जाने के बाद उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है, तो उसका ना आपको रिफंड मिलेगा ना आप उसको यूज कर पाओगे, क्योंकि आपने वैलिडिटी देख के नहीं ली चीजें बाय करी। ठीक है, मैं आज भी दूध लेने जाता हूँ पैकेट, तो मैं देखता हूँ कि अगर मैं आज दूध लूंगा तो वो कल तक चले। अगर आज 6 तारीख है तो मैं दूध की डेट देखता हूँ 7 होनी चाहिए उस पर। ठीक है, वैलिडिटी देखते हैं। वैलिडिटी यही होती है जो आप कितने दिन तक उस चीज को यूज कर सकते हैं। अब वैलिडिटी से समझते हैं इसके 4 टाइप की वैलिडिटी है। पहले ये कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी सुनो, आपने एक इंग्लिश का, मैंने एक टेस्ट लिया बच्चों से। मैंने क्या करा, बच्चों का एक इंग्लिश का टेस्ट बना के दिया। मैंने टेस्ट में उनसे 4 चीजें पूछी। मैंने पर्सनैलिटी टेस्ट लेना था, मेरे को ये देखना था कि कितने बच्चे कॉलेज में ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी है। इंग्लिश का टेस्ट लिया मैंने उनसे, और उसके लिए मैंने उनसे 4 स्टेजेस करवाई। पहला क्या था? लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। ठीक है, और एक और था, लिसनिंग था, राइटिंग था, स्पीकिंग था, और एक और मान लो बोलने का टेस्ट ले लिया। यार वो तो स्पीकिंग में आ गया। चलो मान लो 3 चीजें जरूरी है, मैं 3 चीजें बताता हूं आपको। देखो सुनो, एग्जांपल दोबारा से दे रहा हूं, समझो थोड़ा। ठीक है, देखो मैंने इंग्लिश में मैंने उनका टेस्ट लिया, कंटेंट का वैलिडिटी चेक कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि मैंने काफी बच्चों का कॉलेजेस में मैं गया, मैंने सोचा कि इंग्लिश का टेस्ट देते हैं इनका, कि इनकी वैलिडिटी कैसी पता चल जाएगी। तो मैंने वैलिडिटी में पहले चीज बोली कि मैं आपका इंग्लिश का टेस्ट लूंगा। 3 चीजें मेरे को चेक करनी थी। पहला स्पीकिंग, आपकी स्पीकिंग स्किल्स कैसी है, आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी है, आपकी लिसनिंग स्किल्स कैसी है। ठीक है, और फिर मैंने पूछा उसके बाद आपकी रीडिंग स्किल्स कैसी है। ये 4 चीजें मेरे को देखनी थी, मगर मैंने उस टेस्ट के अंदर सिर्फ 3 ही चीजें पूछी। कौन सी? स्पीकिंग, राइटिंग और लिसनिंग। ये 3 चीजें पूछी, ये 4थी चीज नहीं पूछी। अब क्या ये जो टेस्ट लिया है मैंने, ये वैलिड होगा?
अब कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ ये वैलिड है, 3 चीजें तो पूछी। ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, क्योंकि इंग्लिश का अगर मैं किसी से टेस्ट ले रहा हूँ तो उसमें ये 4 चीजें पूछना मेरे लिए मैंडेटरी था, मगर मैंने उसमें से एक लास्ट वाली रीडिंग तो करवा के ही नहीं देखी। अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि किस बच्चे को रीडिंग करना आता नहीं आता, है ना। तो ये क्या है, टेस्ट इनवैलिड हो जाएगा। किस वजह से? क्योंकि इसमें कंटेंट वैलिडेशन है, कंटेंट की वैधता है, यानी कंटेंट जो था वो पूरा नहीं है, तो ये टेस्ट क्या हो जाता है, वैलिड हो जाता है। समझ में आया? अगला पॉइंट है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, यहां पर मैंने क्या करा, मैंने ये देखा कि एक स्कूल में बड़ा सा मैंने एंट्रेंस एग्जाम रखवाया, जैसे सीयूईटी देते हो आप, सीयूईटी सीबीएसई के एग्जाम देते हो, तो मैंने एक सीयूईटी टाइप का एक बड़ा सा एग्जाम करवाया, या नेट जेआरएफ जैसा एग्जाम करवाया। मैंने उस एग्जाम में बच्चों का जीपीए चेक किया कि जो पढ़ के आए हैं ना पहले, उनका स्कोर तब कितना था और जो अब टेस्ट देंगे उसका स्कोर कितना है, उसके हिसाब से मैं वैलिडिटी चेक करूंगा बच्चे की। ठीक है, तो मैंने देखा एक बच्चा 12th क्लास में 90% लेके आया। 12th क्लास में कितने परसेंट मार्क्स लाया? 90%। फिर मैंने बोला ठीक है अब सीयूईटी देते हैं। जब इस बच्चे का सीयूईटी लिया गया तब पता चला कि उस बच्चे के 55% मार्क्स बन रहे हैं सीयूईटी में। तो और मैं देख रहा हूं कि उसके 12th में 90% आ रहे हैं। इतना होशियार बच्चा 55% कैसे ला सकता है? कोई एक्स तो छोड़ के ही चली गई इसको, क्योंकि भाई उससे बड़ा गम तो कोई नहीं है जिंदगी में, है ना। एक्स चली गई तो बाबू सोना के पीछे पागल हो जाएंगे, बाबू बात नहीं करोगे तो खाना नहीं खाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, है ना। ऐसे ही होता है आपके साथ, आप भी 2-2 दिन भूखे रहोगे, आपका भी एक्स छोड़ के कोई चला गया। तो यहाँ पर क्या है, वैसे मैं बात भी किनसे कर रहा हूँ, आप तो सिंगल हो, सिंगल लोगों की कुछ नहीं होता भाई, लाइफ चिल है ना, होना सिंगल। आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे सिंगल है, सिंगल रहेगा तू। सुन, अरे भैया पर्सनल जा रहे हो, सिंगल ही बोल दिया। सुनो मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैंने देखा कि वो बच्चा जो है 90% लाया, मगर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ वो 55% लाया सीयूईटी में। दोनों के बीच का गैप देख रहे हो? गैप देख रहे हो? दोनों के बीच में बहुत गैप है, अंतर है ना। ये लग रहा है किसी नालायक बच्चे का टेस्ट है, ये लग रहा है किसी टॉपर बच्चे का टेस्ट है। और यहाँ पे मेरे को पता चला कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की कमी है, यानी इसकी वैधता, क्या ये वैलिड है? नहीं है। मुझे टेस्ट दोबारा लेना पड़ेगा भाई, क्योंकि मुझे पता है ये वैलिड है ही नहीं। एक बच्चा 12th में इतना ला रहा है, इसमें इतना ला रहा है, तो मेरे को तो शक हो जाएगा उस पर कि भाई वैलिड नहीं है, ये टेस्ट वैलिड नहीं माना जाएगा, है ना। हो सकता है तो चीटिंग करके ले आया हो, और चीटिंग वाले मार्क्स को मैं वैलिड नहीं कह सकता। ये समझ में आ रहा है? अगला आता है उसके बाद क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी का मतलब होता है आपके जो स्कोर हैं, जैसे अभी मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था, आपके 12th के जो स्कोर हैं और जो आपके यहाँ के स्कोर हैं, ये दोनों के दोनों रिलायबल होने चाहिए, यानी ऐसे कि मैं विश्वास कर सकूं। दोनों के दोनों रिलायबल होंगे ही नहीं तब मैं वैलिडिटी इसको मान ही नहीं सकता। फिर उसके नीचे आता है अगला कॉन्वर्जेंट और डिस्क्रिमिनेंट। देखो कॉन्वर्जेंट जो है और डिस्क्रिमिनेंट जो है, ये दोनों ही इस कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के सब पॉइंट है, एक तरीके से पार्ट है। कॉन्वर्जेंट कहता है कि जो हमारा मार्क्स है, जो वैलिडिटी है, वो एक टाइम पीरियड के दौरान सेम रहनी चाहिए। डिसवर्जेंट कहता है अगर एक टाइम पीरियड के दौरान आपकी वैलिडिटी सेम नहीं है, उसको एक्यूरेसी नहीं मानी जाएगी। बस यही 2 चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है मेजरमेंट एरर्स। क्या होती है मेजरमेंट एरर्स? बताता हूं, 1 मिनट। हाँ, एक वैलिडिटी रह गई है, वो बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं है, शायद मैंने भूल गया लिखना। हाँ, 6th एक और वैलिडिटी होती है जिसको बोलते हैं फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी, अब बताता हूँ क्या होता है। भाई देखो, फेस वैलिडिटी का मतलब होता है जिस चीज का आपका कोई एग्जाम है, जैसे मैथ्स का एग्जाम है, तो उस क्वेश्चन पेपर पे आपको मैथ्स के ही तो क्वेश्चन दिखेंगे ना। जब आप उसका चेहरा देखोगे ना टेस्ट का, तो उसमें सुंदर सा चेहरा मैथ्स का ही तो दिखेगा ना। फेस वैलिडिटी कहलाता है, यानी जिस चीज के बारे में मैं देने जा रहा हूं वो वैसा ही तो होगा। अब मैं मान लो इंग्लिश का एग्जाम देने जा रहा हूं, इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, फैक्टराइज करो, अलजेब्रा, मीन कैसे निकाला जाता है, ठीक है, मीडियन मोड, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टैटिस्टिकल के क्वेश्चन आ रहे हैं, रिग्रेशन कोरिलेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या मैं कह सकता हूं कि वो क्वेश्चन पेपर वैलिड है? वो क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का है, उस पर लिखा है ऊपर कि ये इंग्लिश का एग्जाम है, और नीचे क्वेश्चन भरे पड़े मैथ्स के, अलजेब्रिक, फलाना ढिंका। तो फेस वैलिडिटी होता है जैसा कोई दिख रहा है वैसा उसको एक्चुअल में होना भी तो चाहिए, है ना। अगर वो वैसा नहीं है और वैसा वो दिख रहा है तो वो वैलिडिटी नहीं माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे मेजरमेंट एरर क्या होती है। मेजरमेंट एरर को मिनिमाइज कैसे करते हैं उसके मेथड भी समझेंगे। देखो मेजरमेंट एरर होती है, 1 मिनट, सुनो। मेजरमेंट एरर क्या होती है? मेजरमेंट एरर होती है ट्रू वैल्यूज
और ऑब्जर्व्ड वैल्यू इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है? मेजरमेंट एरर। ठीक है, मेजरमेंट एरर क्या होता है? एक ट्रू वैल्यू होती है यानी एक्चुअल वैल्यू होती है, एक होती है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, उसके बीच का जो गैप होता है यानी इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आती है डिफरेंस, वो होती है एरर। वो क्या होती है? एरर। फॉर एग्जांपल मैं ब्रेड के पैकेट लेके आया एक दुकान से, ब्रेड के पैकेट के ऊपर लिखा हुआ था कि इस ब्रेड में जो वेट है वो है 300 ग्राम्स का, 300 ग्राम वेट है ब्रेड का, ये पैकेट पे लिखा था, यानी ट्रू वैल्यू क्या थी पैकेट पे? 300 ग्राम। मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने एक मशीन पे उसको रख के वेट करवाया ब्रेड का। जब मैंने वेट करवाया तब उसमें वेट निकला 280 ग्राम्स। ब्रेड का वेट कितना निकला? 280 ग्राम। ट्रू वैल्यू कितनी थी? 300। और ऑब्जर्व किया तो कितना आया? 280। फिर पता चला कि ब्रेड जो है वो कितने ग्राम कम आई है? 20 ग्राम कम आई है। ये 20 ग्राम क्या है? ये है हमारी एरर। क्या है? एरर। यानी ब्रेड में कुछ घपला है, समझ रहे हो? ब्रेड वाले ने क्या कर रखा है? घपला कर रखा है। 20 ग्राम ब्रेड जो है वो कम आई है, तो इसको बोलते हैं एरर, मेजरमेंट एरर। ठीक है, एक और एग्जांपल समझो। मैं एक पेंसिल खरीद के लाया, पेंसिल की डिब्बी के ऊपर लिखा हुआ था कि इस पेंसिल की जो हाइट है वो है हमारी, मान लो मैं बता रहा हूँ, एक पेंसिल मैं खरीद के लाया, मैंने को पता चला कि पेंसिल है, ठीक है, मैंने बोला ठीक है। पेंसिल की हाइट उन्होंने बोला कि पेंसिल की 1 फीट की हाइट है। 1 फीट यानी 12 इंचेस, 12 इंच है ना? अरे नहीं आता क्या मेजरमेंट? सुनो, 12 इंच यानी 1 फीट होता है। ठीक है, 1 फीट में 12 इंच होता है। अब कह रहा है 12 इंच की एक पेंसिल है इतनी लंबी, जब मैंने हाइट मेजर करी पेंसिल की तब मुझे वो 11 इंच की निकल रही है। तो 1 इंच कहां गया? कह रहे भैया 1 इंच आपने निकाल के छीला होगा, वो चली गई उसमें। मैंने छीला ही कहा, नई पेंसिल लाया। सुनो, तो 1 इंच जहां चला गया ना, वो 1 इंच का जो एरर है उसको बोलेंगे मेजरमेंट एरर, यानी जो नाप में कमी है मेजरमेंट एरर। और मेजरमेंट एरर के एग्जांपल समझने हैं तो ये समझ लो, मेजरमेंट करवाया था जब मैंने वेट अपना, तो वेट मेरा क्या आ रहा था? पहले 60 था, 60 था। फिर मैंने जब दोबारा कराया किसी खराब मशीन पे तब वेट अलग आ रहा था, पहले आ रहा 60, फिर आ रहा 58, फिर आ रहा 75। ठीक है, तो तीनों बार चेंज हो रहा है। इसको क्या बोलेंगे? मेजरमेंट एरर। यानी कि जो एरर है वो कहां आ रही है? मशीन में। एरर मेजरमेंट करने में, मेजरमेंट हो सकता है आपका स्केलिंग जो फुट्टा है या जो मशीन है या जिससे भी आप मेजर कर रहे हो वो ही चीज गलत हो। आपने एक थर्मामीटर लिया, थर्मामीटर से आपने मेजर कराया और मेजरमेंट एरर आ रही है। थर्मामीटर हो सकता है आपका गलत एक्यूरेसी बता रहा हूं, ठीक है, मेजरमेंट एरर आती है। फिर आता है मेथड ऑफ मिनिमाइज मेजरमेंट एरर। हम पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो एरर को कम करने के काम कर सकते हैं। ठीक है, देखो एरर कभी भी ठीक नहीं हो सकती, ये नाप तोल है ना कभी भी ठीक नहीं बैठ सकता, एक्यूरेसी कभी भी नहीं होती इनमें। ठीक है, इनको हाँ आप मिनिमाइज कर सकते हो, इनकी एरर कम कर सकते हो। पहला टाइप है यूज क्लियर एंड वेल डिजाइन इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि अगर आपको मेजर करना है किसी चीज का तो आपको नया और अच्छे तरीके का इंस्ट्रूमेंट बाय करना पड़ेगा। आप 10 साल 20 साल पुरानी बाबा आदम का वेटिंग मशीन ले आओ, उस पर वजन तोलो तो कांटा गलत ही बताएगा ना, उस पर आप कभी भी एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते। अब मैं आपको 2 फर्क बताता हूँ। देखो आपको पता है जो कबाड़ी वाले होते हैं, जो बड़े कबाड़ी होते हैं वो मेजरमेंट मशीन एक्यूरेट वाली रखती है, कंप्यूटर वाला तराजू होता है। और जो नॉर्मल गली में घूमते हैं उनके पास वो पल्ले वाला तराजू होता है जिसमें वो ऐसे ही उठाते हैं, 2 पल्ले बने होते हैं, एक पल्ला यहाँ एक पल्ला यहाँ, एक में अपना बट्टा रखते हैं एक में आपका सामान रखते हैं, फिर यूं करेंगे आपको दिखाएंगे, देखो बराबर आ रहा है कांटा। उसमें देखने में ना मुझे आज भी बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनका तराजू मुझे हमेशा बराबर ही लगता है। जब एक साइड बट्टा रखोगे ना, एक साइड मेरा फोन हल्का सा रख दो और एक साइड 2 किलो का बट्टा, मेरा फोन और उसका तराजू हमेशा मुझे बराबर लगता है। वो बैलेंस करके दिखाएगा, देख बराबर है। नीचे वो झूलता हुआ लटकता हुआ हिलता रहता है, वो बराबर ही लगता है मेरे को, उसमें एरर समझ आती है। मेरे को लगता है कि एक्यूरेट कंप्यूटर वाला तराजू होता तो मेरा शायद अच्छे से वेट हो जाता, मेरी जो चीजें हैं उसका। ठीक है, तो कंप्यूटर तराजू हम ज्यादा रिलायबल मानते हैं उस पल्ले वाले तराजू से। और पल्ले वाला तराजू इसलिए लेके घूमते हैं क्योंकि उनको फायदा होता है, उनको पता है कुछ भी डालूंगा इसमें बैलेंस तो बराबर आना ही है, और बैलेंस बराबर आएगा तो आपको कम पैसे मिलेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिव की एरर ठीक करने के लिए हम नया इंस्ट्रूमेंट लेना पड़ेगा। हमें क्या चाहिए? एक एक्यूरेट मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट चाहिए। दूसरा, हमें डाटा कलेक्शन से पहले उसकी टेस्टिंग करा लेनी चाहिए। तीसरा लिखा है कि आपको ट्रेंड इन्यूमेटर्स चाहिए, यानी कि वो लोग जिनको मेजर चेक करना आता है ढंग से। ठीक है, फिर हमें स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को फॉलो करना चाहिए, फिर हमें उसके साथ साथ प्रॉपर कंडीशंस को भी मैच करना चाहिए, तब जाके आपका एक मेजरमेंट एरर ठीक होता है। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर एनालिसिस। कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर एनालिसिस यानी हम पढ़ेंगे कि फैक्टर को एनालिसिस करने वाले कॉन्सेप्ट कौन से हैं। पहला फैक्टर है क्या? पहला लिखा है इसके ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स बता देता हूं, ऑब्जेक्टिव्स क्या? देखो
फैक्टर एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव उद्देश्य ये होते हैं कि किसी भी तरीके के जो लार्ज नंबर डेटा सेट होता है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा सैंपल है, डेटा है, उनको छोटा करना, मिनिमाइज करना, रिड्यूस कर देना। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है आपको रिलेशनशिप बताता है दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का। तीसरा होता है कोरिलेशन मेंटेन करना। चौथा होता है आपका डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड डेटा को पूरी तरीके से रॉ मान के नहीं चलता। पांचवा होता है इसको सिंप्लीफाई करता है, कॉम्प्लेक्स डेटा पर डिपेंड नहीं रहता। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं 3 पॉइंट है इसके अंदर, EFA, CFA और PCA, इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब समझो। EFA जो है ये एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस होता है, ये डिस्कवर करने में हेल्प करता है। क्या डिस्कवर करता है भैया, क्या डिस्कवर करता है सोचो। ये डिस्कवर करता है आपका स्किल्स, आपके जितने भी ट्रेड्स हैं वो डिस्कवर करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल मैंने 50 बच्चों का टेस्ट लिया, मैं देखना चाहता था कि उनका कॉमन सेंस कितना अच्छा है, बस इतना देखना चाहता था। कॉमन सेंस देखने के मारे मैंने 50 बच्चों का टेस्ट ले लिया, मैं डिस्कवर करना चाहता था कुछ, मैं क्या देखना चाहता था, उनका कॉमन सेंस कितना है। मैंने 50 बच्चों का टेस्ट लिया, उस टेस्ट में मैंने 10-10 क्वेश्चन अलग अलग कैटेगरी के डाल दिए। मैंने 10 IQ के डाल दिए, 10 GK के डाल दिए, 10 मैंने डाल दिए EVS के, 10 मैंने डाल दिए मैथ्स के, 10 मैंने डाल दिए इंग्लिश के, 10 मैंने डाल दिए हिंदी के। मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना दिए, मैंने दे दिए 50 क्वेश्चन का टेस्ट। अब जब बच्चे टेस्ट करेंगे तब मुझे समझ आएगा कि कौन सा बच्चा मैथ में वीक है, कौन सा इंग्लिश में वीक है, कौन सा GK और कॉमन सेंस में वीक है, कौन सा IQ में वीक है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं, मैं अलग अलग फैक्टर्स देख रहा हूं। एक बच्चे का माइंड पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं कि उसकी मैथ्स कैसी है, उसकी इंग्लिश कैसी है, उसकी हिंदी कैसी है। सिंपल सी बात बताता हूं, मेरे सामने आप बैठे हो, मुझे पता लगाना है कि आपको मैथ्स आती है नहीं आती, तो मैं क्या करूंगा, एक टेस्ट लूंगा, आपको क्वेश्चन दूंगा मैथ्स के, मैं जमा घटा पूछूंगा आपसे, आपको मैं देखूंगा डिवाइड आता है, मल्टीप्लाई आता है, प्लस माइनस आता है, नहीं आता तो ये थोड़ी मैं डायरेक्ट 12th क्लास की अकाउंटिंग कराना चालू कर दूंगा आपको, है कि ट्रिग्नोमेट्री आपको दे दूंगा। जब मुझे पता आपको बेसिक नहीं आता तो पहले ये वही तो चेक करूंगा, बेसिक नहीं आएगा तो मैं वहीं से पढ़ाऊंगा आपको। तो वही लिखा है डिस्कवर करता है, ठीक है, हर चीज। दूसरा लिखा है CFA यानी कि कन्फर्मेशन फैक्टर एनालिसिस। कन्फर्मेटरी जो फैक्टर होता है ना, ये वेरिफिकेशन करता है। क्या करता है, वेरिफिकेशन करता है, ये चीजों में लिंक ढूंढता है, वेरीफाई करता है कि जो आपने मार्क्स अटेन करे हैं या जो अचीव करे हैं वो मार्क्स एक रिलेशन में आ रहे हैं, एक वेरिएबल है, उसमें कोई रिलायबिलिटी है, उसमें विश्वास कर सकते हैं, ऐसे मार्क्स। ठीक है, आगे आता है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को PCA बोलते हैं और ये तीनों चीजें एग्जाम में आएंगी, ये इंपॉर्टेंट है फैक्टर एनालिसिस। ठीक है, 2-2 नंबर में और 3-3 नंबर में शॉर्ट नोट आते हैं, याद रखना 2 या 3 मार्क्स के शॉर्ट नोट आएगा, EFA CFA बताओ, PFA बताओ, PCA बताओ। ठीक है, आएगा, मैं बता रहा हूं। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस क्या होता है, PCA क्या होता है, PCA क्या करता है, एक बड़े से डेटा को छोटा कर देता है, बहुत बड़े डेटा को रिड्यूस साइज में छोटा साइज बना के रख देता है, उसको बोलते हैं PCA। समझ में? आगे पढ़ते हैं अगला, प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग फैक्टर एनालिसिस। अब हम पढ़ेंगे कंडक्टिंग फैक्टर एनालिसिस का प्रोसीजर क्या है, लाइन वाइज प्रोसीजर पढ़ेंगे। पहला काम क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कोरिलेशन मैट्रिक्स, यानी कोरिलेशन मैट्रिक्स को क्या करता है, कंसीडर करता है। बता दो, कोरिलेटेड मैट्रिक्स को कंसीडर करता है। ठीक है, जहां पर आप पैटर्न को आइडेंटिटी करते हो, पैटर्न समझते हो, आप एनालाइज करते हो, स्टार्टिंग पॉइंट आप एनालाइज करते हो, एंडिंग पॉइंट पैटर्न एनालिसिस करते हो। ठीक है, दूसरा आता है टेस्टिंग सुटेबल ऑफ डेटा, यानी कि जो डेटा है उसकी सुटेबिलिटी चेक करता है, वो जो डेटा है वो किस वैल्यू का है, कोरिलेशन है, मीन है, मीडियन है, कैसा डेटा है, उसकी वैलिडिटी चेक करेगा, उसके अंदर रिजल्ट सिग्निफिकेंस देखेगा, फिर आपका ये चेक करेगा कि उसमें कोरिलेशन लगेगा कि मीन मीडियन मोड से निकालना उस डेटा को, कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटा आता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटा का मतलब होता है जहां पर आप डेटा के अंदर इनिशियल फैक्टर्स को फाइंड करते हो, आप ये देखते हो कि उस डेटा को कहीं से छोटा करा जा सकता है क्या, बहुत बड़ा डेटा उसको स्मॉल में लाया जा सकता है, या फिर आप देखते हो कि वो किस वेरिएंस के ऊपर बेस्ड है, या फिर आप देखते हो कि वो जो डेटा है वो कितने करोड़ों के बीच में है, उसको कैसे छोटा करा जाए, कुछ मिनिमाइज तरीका है उसका छोटा करने का, कोई ऐसे मेजरमेंट है। फिर आता है फैक्टर रोटेशन। फैक्टर रोटेशन का मतलब होता है जहां पर आप अपने फैक्टर्स को, अपने डेटा को मैनिपुलेट करते हो, यानी उसको चेंज कर सकते हो, उसको आगे पीछे कर सकते हो क्या, या फिर आप उसमें इंप्रूव कर सकते हो इंटरप्रिटेबिलिटी। ठीक है, फिर उसके साथ साथ लिखा है आप अपने जो डेटा है उसमें और क्या क्या चेंजेस कर सकते हो, क्या उसमें आप कोई टोटल चेंजेस कर सकते हो, या फिर आप उसके कुछ कोरिलेशन, मीन मीडियन मोड जो टूल्स है, स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं, उनको छेड़छाड़ करके उसको और कैसे ठीक कर सकते हो, ये सब चीजें चेक करता है ताकि डेटा और ज्यादा क्लियर हो जाए, और ज्यादा बेटर हो जाए, अच्छा लगे। फिर लास्ट पॉइंट आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्टर, यानी जो फैक्टर्स है उसको किस तरीके से इंटरप्रिटेट करा जाएगा।
तो इसमें लिखा सबसे पहले फैक्टर्स को हम वेरिएबल फैक्टर्स का रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। फिर लिखा है हाई इंडिकेट स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन देखते हैं। फिर लिखा है हेल्प्स करता है ग्रुपिंग डेटा में, फैक्टर्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं डेटा को ग्रुप करने में, अलग अलग ग्रुप्स में बनाने में। फिर लिखा है कि जो लीड होता है मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन करने में हेल्प करता है, यानी एक अर्थ वाला डेटा बनाने में हेल्प करता है। ठीक है भाई। अच्छा, तो ये थे आपका पूरा चैप्टर ओवरऑल खत्म हो चुका है। ये पूरा आपका चैप्टर नंबर 4 यानी फैक्टर एनालिसिस होता है यहाँ पर कंप्लीट। वीडियो अगर अच्छी लगी, पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है बता दिया, कांटेक्ट करना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर आपको बोर्ड पे लिख रखा है, ये रहा, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दिया है, मैं बता देता हूँ 8059639586 ये नंबर है मेरा। जाके आप मैसेज करना, कॉल मत करना भाई, कॉल पिक नहीं करते, स्ट्रेंजर्स कॉल नहीं पिक करते, तो आप जाके मैसेज करोगे ज्यादा बेटर है। कॉल करते रहोगे नहीं पिक करेंगे फिर आप थक जाओगे। मैसेज करो, ठीक है, मैसेज तुरंत सीन हो जाएंगे आपके। ठीक है, हमारी टीम बैठी है। सुनो, तो जाके आप नोट्स परचेज करना चाहो तो मैसेज करके ले लेना। 150 रुपीज प्राइस है, सारे चैप्टर्स के पॉइंट एक्सप्लेन करके मिलेंगे, अच्छे नोट्स हैं, छोटी हैंडराइटिंग है, इजी एक्सप्लेनेशन है, सब चीज आपको समझ आएगी। खुद से बनाना चाहो तो आप इससे बना सकते हो। ठीक है, और इसका नेक्स्ट पार्ट कब आएगा, यानी लास्ट चैप्टर रह गया चैप्टर नंबर 5, वो चैप्टर 5 इसके बाद बनेगा, यानी कल उसकी वीडियो आ जाएगी और ये बुक करेगी खत्म। इसके बाद कौन सी नई बुक बनानी है सेमेस्टर 8 वालों के लिए वो मुझे बता देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय। कुछ हाँ हेल्प वगैरह लेनी होगी या कुछ पूछना हो, कुछ रह गया हो, कोई फीडबैक सजेशन देना हो मेरे लिए, मेरी और टीचिंग स्किल्स का कुछ बताना, अच्छा बुरा क्या लगा कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं जरूर से उसको अप्लाई करूंगा। ठीक है भाई, इसको नोट डाउन कर लो, सारे उतार लो भाई।